एक बेसिक प्रॉब्लम है, अगर मैं न्यूटन के लॉ की बात करूं जो आज हमने किया या पिछले 2 लेक्चर्स में हम कर रहे हैं, जी m1m2/r², या मैं E का फॉर्मूला पूछूं आपसे क्या है, आप बोलते हैं जी कैपिटल M/r²। प्रॉब्लम यह है कि न्यूटन ने कहा था ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, लेकिन मैं अगर न्यूमेरिकल्स दिखाऊं जो भी हमने सॉल्व किए, मैंने तो अर्थ और मून के ऊपर कर दिए, मैं तो अर्थ और पॉइंट के ऊपर कर दिए, मैंने तो मून और पॉइंट के ऊपर कर दिए। ये कैसे कर दिया? जबकि स्ट्रिक्टली ये बोला और फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया गया था, ये अगर आप कहो कि कल को एक रॉड ले आते हैं, एक डिस्क ले आते हैं, सर इसकी फोर्स निकाल के दिखा दो, और मैं कहूँगा GM1m2/r², लगेगा ही नहीं, ये फॉर्मूला गलत आंसर देगा, आपका आंसर सही आ ही नहीं सकता। रिंग और डिस्क रख लो, कल को तुम कहोगे पंखे और एसी के बीच में निकाल दो, एफ क्या होगा, मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। ये फॉर्मूला काम ही नहीं कर सकता इसके ऊपर, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके ऊपर काम करता है? सिर्फ पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस समझते हो, हल्के हल्के 2 पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, फिर मैंने अर्थ और मून पे कैसे लगा दिए, राइट? और अगर मैं वहां पे लगा रहा हूं, फिर रॉड और रिंग पे क्यों नहीं लगा रहा? ये केमिस्ट्री थोड़ी ना है कि इधर फैन और ये एक्सेप्शनल है, लॉ इस पे चलता है और उस पे चलता नहीं है। यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि इसको याद कर लो, इसको याद, ऐसे होता है ना केमिस्ट्री के अंदर कुछ कुछ, ठीक है? देखो ये लॉ सब पे चलता है। अब मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप एक स्फेयर लें और एक पॉइंट मास लें, कायदे से ये फॉर्मूला नहीं चलना चाहिए, पॉइंट और पॉइंट पे चलना चाहिए। m1 m2 मस्ट बी पॉइंट मासेस। पर अगर मैं एक स्फेयर लूं और एक पॉइंट लूं और मैं कहूं कि इनके बीच में फोर्स निकाल लो, नहीं चलना चाहिए। तो मुझे क्या करनी चाहिए? मुझे इंटीग्रेशन करनी चाहिए। कायदे से मेरे को ये करना चाहिए कि अगर मैं एक मान लो एक स्फेयर लेता हूं, ये लो एक शेल है, चलो शेल अंदर से खाली है, एक शेल और एक पॉइंट मास, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि पहले एक एलिमेंट लूंगा, ये एलिमेंट इस मास को यहां खींचेगा, फोर्स आएगी, फिर ये एलिमेंट लूंगा, फोर्स आएगी, फिर ये एलिमेंट लूंगा, फोर्स आएगी, 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 एन नंबर ऑफ एलिमेंट, सबकी फोर्सेस लूंगा, फिर नेट वेक्टर सब निकाल लूंगा, फिर आंसर आएगा। यही होना चाहिए कायदे से तो, और ऐसा ही है, क्योंकि सबके डिस्टेंसेस अगर मैं इनके ऊपर पॉइंट्स लूं, हर पॉइंट की दूरी यहां से क्या हो रही है? चेंज। तो एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हर पॉइंट की चेंज। तो f1, f2, f3, f4, तो ऑब्वियसली यार मुझे वेक्टर्स के नंबर भी पता नहीं कितने हैं, इतने n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मुझे पता ही नहीं कितने वेक्टर्स हैं, कितने एलिमेंट्स मालूम ही नहीं। तो इसलिए कायदे से तो ये बनता है कि मुझे नेट फोर्स ऐसे निकालनी चाहिए। बट इतनी इंटीग्रेशन कौन करेगा? फिर तो हो गया काम, बस यही करते रहेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इंटीग्रेशंस हैं। तो फिर कुछ लोगों ने इसका एक शॉर्टकट बना दिया। वो ये कहते हैं कि आप इसकी इंटीग्रेशन मत करें, लंबा रास्ता है, तो ग्रेविटेशन आगे कैसे पढ़ेंगे, आप फंस जाएंगे इंटीग्रेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम थ्योरम्स करेंगे। वो थ्योरम्स आपको इसका सीधा फॉर्मूला याद करवा रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रूफ दे रही हैं, सीधा कहती हैं कि यार तुम एक स्फेयर का या शेल का फॉर्मूला याद कर लो, ई का क्या फॉर्मूला है या एफ का फॉर्मूला याद कर लो, प्रूफ मत पूछो। शेल थ्योरम नाम ही इसलिए है ना, थ्योरम नाम ही ये कह रही है बस ये थ्योरम है, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद कर लो, उसका नाम है थ्योरम, ताकि तुम्हें इंटीग्रेशंस ना करनी पड़े इसलिए। पर अदरवाइज कायदे से तरीका तो यही है करने का, पर इसके लिए मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस करनी पड़ेंगी जो हमारे स्कोप के बाहर है अभी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हमारा रिजल्ट पॉइंट मासेस के लिए चलता था, लेकिन अब मेरे को क्या करना है? मुझे मून, अर्थ, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मून और अर्थ स्फेरिकल इन नेचर है, तो मैं क्योंकि प्लैनेट्स पे काम करना चाहता हूं, तो मैं हर प्लैनेट के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता फोर्स निकालने के लिए, तो मैं एक फॉर्मूला याद कर लूंगा कि अगर एक स्फेयर है और एक पॉइंट है, मैंने ये नहीं कहा स्फेयर और स्फेयर है, मैंने कहा स्फेयर है और एक पॉइंट है, तो एक स्फेयर और पॉइंट के बीच में एफ की वैल्यू क्या होगी वो याद कर लेते हैं, तो मेरा काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं आपको रिजल्ट याद करवाने जा रहा हूं बिना प्रूफ के। क्लियर? आपको सर प्रूफ कैसे मिलेगा? प्रूफ मिलेगा +2 में। आपको कि ये क्या बात बनी? +2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इसका प्रूफ है गॉस थ्योरम से। तो वो 1 महीने का कोर्स है, उसमें आपको चार्जेस के ऊपर या स्फेयर्स के सारे केस सिखाए जाते हैं। +2 में समझ में आता है अच्छा ग्रेविटेशन में इसलिए ऐसा किया था, पर तब तक टाइम निकल जाता है ग्रेविटेशन का, वो बात अलग है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि इस तरीके से हम रिजल्ट को याद करने जा रहे हैं। पॉइंट मासेस का रिजल्ट हमें न्यूटन ने याद करवा दिया, स्फीयर शेल्स का रिजल्ट हम याद कर लेंगे। फिर परसों फिर आप स्टूडेंट आएगा, वो क्या सर रॉड का क्या करें, रॉड और पॉइंट का क्या करें, उसकी कोई थ्योरम है? नहीं, मैंने कहा उसकी कोई थ्योरम नहीं है, फिर वो न्यूमेरिकल कैसे होगा? उसके अलावा जो और फिगर्स हैं, रॉड और पॉइंट मास, रिंग और पॉइंट मास, डिस्क और पॉइंट मास, इसके तीनों के रिजल्ट भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। वो तीनों रिजल्ट एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, शेल्स एनसीईआरटी का पार्ट है, वो तीनों सिर्फ कंपटीशन का पार्ट है। इसके अलावा और कोई फिगर नहीं आती, आएगी नहीं, बात ही खत्म है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया, पॉइंट और पॉइंट हमें आता है, स्फीयर और पॉइंट हम याद कर लेंगे, रॉड और पॉइंट नेक्स्ट टाइम करेंगे, रिंग और पॉइंट के बीच में फोर्स नेक्स्ट टाइम करेंगे, बात ही खत्म। इसके अलावा कुछ आता नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे चलेगा? फिर आप कहोगे बेंच और बेंच, वो मेरे को नहीं आता, मैं कौन इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, वो पेपर में आएगा भी नहीं। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या ये थ्योरम का मकसद क्या है, बेसिकली क्या कर रही है ये, बेसिकली आप एक शॉर्टकट दे रही है कि शॉर्टकट लगा के आप सीधा आंसर निकाल लेना। और ये एनसीईआरटी वाले लोग आपको सिर्फ स्फीयर और शेल ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्लैनेट्स स्फेरिकल है, तो तुम प्लैनेट्स के लिए लगा पाओगे, इसलिए। क्लियर है यहां तक? पहले सिर्फ ये बताया कि ये शेल थ्योरम क्या कर रही है। अब शुरू करते हैं, शेल थ्योरम है क्या। शेल थ्योरम क्या देती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की वैल्यू देती है ऑन अ पॉइंट मास। तो किसके ऊपर देती है? एक पॉइंट मास पे देती है। लेकिन कौन लगाता है फोर्स? स्फेरिकल शेल या फिर सॉलिड स्फीयर। तो एक शेल पॉइंट मास को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, एक सॉलिड स्फीयर पॉइंट मास को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ये थ्योरम आपको बस ये बताती है। करिए स्टार्ट। तो इसके अंदर चार रिजल्ट्स हैं, चार रिजल्ट्स हैं। पहले डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले रिजल्ट समझते हैं। इमेजिन करो, वो कहता है आपके पास एक शेल है, शेल के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा कम नहीं है, बराबर मास है। कहां पर? बस इसके सरफेस एरिया के ऊपर है, अंदर ये शेल खाली है, अंदर खाली है। तो ये इसके अंदर ये मास है, और मान लो इसका टोटल मास क्या है? कैपिटल एम। इसके सेंटर से छोटे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास क्या है? एम। तो मैंने क्या निकालनी है? दोनों के बीच में फोर्स। किसके किसके बीच में? शेल एंड पॉइंट मास के बीच में फोर्स। क्लियर है यहां तक? तो बनता तो ये है, अगर हम एक्चुअल मेथड देखें, कि शेल का ये वाला हिस्सा इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये वाला हिस्सा क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये वाला हिस्सा अट्रैक्ट 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 अट्रैक्ट, वेक्टर सम, आंसर। ये नहीं हम करेंगे, ये सारी चीजों का शॉर्टकट सुनो। ये ऐसा करने के बाद आंसर क्या आएगा? एफ का आंसर आएगा जी शेल का मास पॉइंट का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या बढ़िया रिजल्ट है। घूम फिर के कहानी फिर वहीं आ गई। आपको इसमें क्या नहीं बात है, ऐसे ही बोल देते सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। बाई चांस जिन साइंटिस्ट लोगों ने इंटीग्रेशन की ना, इंटीग्रेशन करने के बाद भी मजे की बात है, रिजल्ट क्या आया? सेम। बच गए, शुक्र है नया रिजल्ट नहीं आया, पुराना ही आ गया। तो अगर तुमसे गलती से मिस्टेक भी हो जाए तभी मिस्टेक ही नहीं होगी, तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे? जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, आंसर तब भी चलेगा। पर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो हर जगह चलेगा, ये नहीं चलेगा। बाई चांस इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए इसको अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। तो अच्छी बात है ना, एक नया फॉर्मूला नहीं आया, बच गए। तो शेल और पॉइंट मास के बीच में ये शेल इसे अट्रैक्ट करेगा और इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। फॉर्मूला नंबर 1 क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? नंबर 1। और इसमें जो स्मॉल आर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। अगर मैं कहूं इसके सरफेस के ऊपर फोर्स निकालो, तो कुछ नहीं करना, छोटे आर को क्या पुट कर देना है? बड़ा आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, कोई डाउट इसमें? रिजल्ट नंबर 2, पहला रिजल्ट याद हो गया। 2 वो कह रहा है कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है, बेटर है कि आप प्लीज इसे शेड कर लें। ऐसा लगता है ये खाली पड़ा है, इसको प्लीज शेड कर लें। तो शेड का मतलब इसके अंदर एक ये मास है, ये मास है, इट्स अ सॉलिड स्फीयर। ये रहा, एक सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक, एक सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर का मास अगर कैपिटल एम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मास रखें,
तो ये सॉलिड स्फीयर कितनी फोर्स लगाएगा पॉइंट मास पे? लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन की, मजे की बात है, इसकी इंटीग्रेशन भी एग्जैक्टली सेम आ गई। अब बढ़िया हो गया, G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। चलो दो रिजल्ट तो पुराने यूज हो गए आपके, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा किसी ने, ये इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आए हैं, ये बता रहा हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब आपने नोट किया होगा अर्थ और पॉइंट मास, मून और पॉइंट मास हमारे फॉर्मूले क्यों चल रहे हैं पुरानी असाइनमेंट में? क्योंकि शेल थ्योरम से बाई चांस रिजल्ट सेम आ रहा है, नहीं तो चल ना पाते। कभी उसने बोला न्यूमेरिकल में एक रॉड और पॉइंट मास, उसने बोला ही नहीं, क्योंकि चल ही नहीं पाएंगे। स्फीयर शेल में चल पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। रिजल्ट क्लियर है यहां तक? तो आदि शेल, और इसने ये भी बताया ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑन m, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल एंड फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। मतलब उसने क्या किया, यहाँ पर फोर्सेस ड्रॉ किए होंगी, बहुत सारे n नंबर ऑफ वेक्टर ड्रॉ किए होंगे, उसके कंपोनेंट्स बनाए होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आपस में सारे कैंसिल हो गए होंगे, और नेट फोर्स कहाँ ही होगी? टुवर्ड्स m। मतलब ये बता रहा है कि नेट फोर्स इसलिए यहाँ आ रही है क्योंकि सारों का वेक्टर सम फोर्सेस का यहीं आ रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। तो नेट फोर्स हमेशा कहाँ आती है? टुवर्ड्स सेंटर। तो थ्योरम का पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई पॉइंट मास है और पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली शेल स्फेरिकल शेल या स्फेयर, अगर पॉइंट मास कहां लाई करता है? किसी शेल या सॉलिड स्फेयर के बाहर लाई करता है, और उस शेल और स्फेयर के ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो स्फेयर या शेल अट्रैक्ट करता है पॉइंट मास को। ये देखो, अट्रैक्ट करता है पॉइंट मास को। कहां अट्रैक्ट करता है? एज इफ एंटायर मास ऑफ शेल या स्फेयर पर कंट्रीब्यूटेड एट द सेंटर। ऐसा लगता है इसका मास कहां पर पड़ा हुआ है? इसके सेंटर पे, और ये सेंटर की तरफ खींच रहा है। सारा मास कहां पर पड़ा हुआ है? सेंटर पे, सेंटर की तरफ खींच रहा है, ऐसा लगता है नहीं कि या तो सबने वेक्टर सम ही होगा, लेकिन ऐसा लगता है। कोई कहता था सेंटर ऑफ मास ले लेते, सेंटर ऑफ मास चलता नहीं ना इसमें, तो इसलिए सीधा नहीं बोला सेंटर ऑफ मास, बट ऐसा लगता है कि अर्थ का सेंटर खींच रहा है, प्लैनेट का सेंटर खींच रहा है, स्फेयर का सेंटर ही खींच रहा है, ऐसा लगता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, शेल थ्योरम क्लियर है यहां तक? फॉर स्कूल सीबीएसई लिख लेना, इसमें आएगा ये। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। तीसरा फॉर्मूला आदि शेल थ्योरम, पहले स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले दो रिजल्ट्स और। अब शेल थ्योरम कहती है कि अगर ये पॉइंट मास बाहर ना लाई करता, तो अगर ये शेल के अंदर लाई करता कहीं पर, अब तो नया रिजल्ट सुनो। अगर कोई पॉइंट मास इस शेल के इनसाइड लाई करता है, तो शेल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अब ये क्या बात है यार, शेल के अंदर जाके बैठ जाओ, फोर्स ही लगेगी? नहीं लगेगी। आपको वो क्यों तो बता ही नहीं रहा ना, हम तो रिजल्ट याद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? +2 में आएगा रिजल्ट, तो बता दो दिया। +2 में आता है कि इसका नेट E 0 होता है, फोर्स भी 0 होती है। बट वैसे बता देता हूं कि अगर आप यहां पर इसकी वजह से फोर्स निकालें, तो ये वाला एलिमेंट इसे यहां खींचेगा, ये वाला एलिमेंट यहां खींचेगा, यहां भी बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, और सबका वेक्टर सम क्या आने वाला है? 0। बट मैं क्योंकि ये प्रूफ जो शेल थ्योरम प्रूफ नहीं दे रही, सिर्फ रिजल्ट याद करवा रही है, एज इट इज याद करना पड़ेगा। तो शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एक शेल है और कोई पॉइंट मास शेल के अंदर लाई करता है, तो उसके ऊपर E की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। तीसरा रिजल्ट याद करना है। तीसरा रिजल्ट याद हो गया। चौथा, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, और अब आपका पॉइंट मास सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई करता है, जैसे आप अर्थ के अंदर चले गए, तो अर्थ के अंदर चले गए, सॉलिड स्फीयर के अंदर चले गए, और यहां पे बैठे हुए हो, सेंटर से कितनी दूरी पे? छोटा r, यानी कि अब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तब अब बाहर नहीं है, अब आप कहां पर है? सॉलिड स्फीयर के इनसाइड। और आपको यह बताना है कि ये सॉलिड स्फीयर आप पे क्या फोर्स लगा रहा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि अगर आप किसी भी अर्थ या स्फीयर के अंदर हो, तो स्मॉल r डिस्टेंस की अर्थ या स्फीयर ही आप पे फोर्स लगाती है, सारी अर्थ फोर्स नहीं लगाती। रूल नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप यहां पे आ चुके हैं, तो ये वाइट पोर्शन ऑफ अर्थ या स्फीयर आप पे फोर्स नहीं लगाएगा, बस ये पोर्शन ही लगाएगा जो शेडेड पोर्शन है। तो जैसे जैसे आप, अगर आप बाहर खड़े हो तो पूरी अर्थ लगाएगी, जैसे जैसे अर्थ के अंदर घुसते जाते हो, अर्थ का इनर पोर्शन ही आप पे फोर्स लगाता है, आउटर नहीं लगाता। आप कहेंगे क्यों? +2
वहां से आएगा प्रूफ। प्रूफ तो कर ही नहीं रहे, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा होता है। पॉइंट मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं रिजल्ट नहीं बता रहा, ठीक है, बिना प्रूफ की चीजें बता रहा हूं कि ऐसा कर रहा है। तो अंदर की अर्थ का अगर पूरी अर्थ का मास कैपिटल एम है तो शेडेड मास कितना है अर्थ का, एम के पैर में आर। एम के पैर में आर का मतलब कि एम ऑफ रेडियस आर। तो अब लगाओ इसमें लॉ, एफ इज इक्वल टू जी, शेडेड मास एम आर, पॉइंट मास कितना एम, और इनके बीच में डिस्टेंस कितने, छोटा आर का स्क्वायर। ये फोर्स लगेगी। पॉइंट क्लियर है? इसमें जीरो नहीं आएगा आंसर, इसमें ही आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? तो रिपीट कर रहा हूं, इस शेडेड मास ये रहा, पॉइंट मास ये रहा, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? फोर्स क्लियर है यहां तक? अब प्रॉब्लम ये है कि अपने को तो इस स्फीयर का मास गिवन है कैपिटल एम, अपने को ये थोड़ा ना गिवन है, तो निकाल लो। कैसे? जब भी आप अर्थ के इनसाइड कभी भी काम करेंगे, मैंने बताया था डेंसिटी वाले रिजल्ट में, वो डेंसिटी के साथ ही करेंगे। डेप्थ वाले रिजल्ट में बताया था डेंसिटी जरूर लेनी होती है। आप ऐसा करें, अगर पूरी अर्थ का मास कैपिटल एम है, पूरी अर्थ का वॉल्यूम जो कि 4/3 बड़ा आर क्यूब इंटू डेंसिटी, और अगर आप छोटे आर में हैं तो छोटे आर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो, इन दोनों को डिवाइड कर दें, सब कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को उठाएं और यहां पे पुट कर दें। जब यहां पे पुट करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फोर्स की वैल्यू जब आप अंदर चले जाएंगे अर्थ के या सॉलिड स्फीयर के, तो फोर्स होगी जी कैपिटल एम छोटा एम, पूरी अर्थ का मास, छोटा पॉइंट मास, स्मॉल आर अब कितनी दूरी पे है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब। ये है शेल थ्योरम। तो शेल थ्योरम 4 चीजें बताती है। अगर आप शेल से बाहर हैं तो ये फोर्स है, अगर आपका पॉइंट मास शेल सॉलिड स्फीयर के बाहर है तो ये फोर्स है, अगर आप किसी शेल के अंदर हैं तो ये फोर्स है, और अगर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर हैं तो फिर ये फोर्स है। और पॉइंट नंबर 2 यही तो बता रहा है, अगर पॉइंट मास लाइज इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, अगर पॉइंट मास शेल के अंदर लाई करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट इज 0, तो शेल के अंदर तो फोर्स 0 है। बट अगर पॉइंट मास सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई करता है तो फोर्स कहां ऐड करती है, टुवर्ड्स सेंटर। ये जो फोर्स ऐड करेगी कहां ऐड करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो 4 रिजल्ट सबको क्लियर है शेल थ्योरम के, ठीक है यहां तक? तो ये याद किए हुए रिजल्ट्स ही बताए हैं कि अगर सॉलिड स्फीयर है या शेल है, उसके अंदर फोर्स क्या होगी पॉइंट मास के, और उसके बाहर फोर्स क्या होगी पॉइंट मास के। 4 फॉर्मूले याद करने हैं।